नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, ठीक। प्रस्तावना उद्देशिका जिसे कहते हैं, उद्देशिका हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 और पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया एमपीपीएससी में, कौन सी बैठक। तो हमने देखा था कल कितने दिन काम चला था इसका, 165 दिन। 165 दिन। और यदि इसी को बैठक माना जाए तो 5वीं बैठक, 9, 10, 11, 12 और 13 कौन सी 5वीं बैठक। और वैसे यदि सत्र के हिसाब से देखा जाए तो पहली बैठक माना जाता है इसे। तो जो ऑप्शन थे उसके अनुसार तो 5वीं बैठक ये होना चाहिए था और इसी को सही दिया हुआ था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो 13 दिसंबर 1946 को इसका प्रस्ताव रखा गया था और इसे स्वीकृत कब किया गया, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 इसे स्वीकृत कब किया गया, 22 जनवरी 1947। सबको पता होगा हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रस्तावना। और प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में कब, 13 दिसंबर 1946 को इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिली। ये हमने पढ़ लिया, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिली थी। प्रस्तावना की यदि हम बात करें तो पूरी प्रस्तावना हमें याद होना चाहिए। पूरी प्रस्तावना हमें याद होना चाहिए। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये हमने कल पढ़ लिया था। लेकिन प्रस्तावना हमने किस संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमने प्रस्तावना ली है और प्रस्तावना की भाषा जो ली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा है इसे, संविधान की कुंजी। यदि सरल सा क्वेश्चन पूछा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसे माना है, तो फिर प्रस्तावना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, ठीक। अब हम देखेंगे के.एम. मुंशी, वो कॉपी खोल देना, इधर रख देना तुम्हारी। के.एम. मुंशी ये इधर होगी, के.एम. मुंशी। इन्होंने क्या बोला है, प्रस्तावना को संविधान के जन्म कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी याद रखेंगे, के.एम. मुंशी क्या बोला इसे, संविधान की जन्म कुंडली। संविधान की जन्म कुंडली, ठीक है। संविधान की जन्म कुंडली, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखो, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान की जन्म कुंडली किसने बोला है, के.एम. मुंशी के द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा। इसी प्रकार एक कथन है एन.एन. पालकी वाला, एन.एन. पालकी वाला। क्या, एन.एन. पालकी वाला। बड़ा अच्छा कथन है इनका, कोई बता सकता है कि क्या बोला था। दीक्षा, पढ़ा नहीं आज आपने, कंप्यूटर का भी नहीं पढ़ा, कल भी नहीं पढ़ा, आज भी नहीं पढ़ा। हाँ, क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी?
एन पालकी वाला। अमरदीप आप बताओ क्या बोला था इन्होंने प्रस्तावना के विषय में? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहाँ है? क्या बोला इन्होंने? संविधान का परिचय पत्र। क्या कहा है इन्होंने? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र इन्होंने कहा है। और डिटेल में लिखा है, क्या लिखा है? प्रस्तावना एक दर्पण है। प्रस्तावना एक दर्पण है जिसमें संविधान की पूर्ण तस्वीर दिखाई देती है। पूर्ण तस्वीर दिखाई देती है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहाँ है? प्रस्तावना एक दर्पण है, इसमें संविधान की पूर्ण तस्वीर दिखाई देती है। किसने कहा ये? एन पालकी वाला। हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं, ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन आता है संविधान की प्रस्तावना, तो हमें सिर्फ प्रस्तावना ही लिखना है, उसका अर्थ नहीं लिख सकते, उसे समझा नहीं सकते, जैसा बोला वैसे ही हमें लिखना होता है। तो हम भारत के लोग, सीधी सी बात है, संविधान को शक्ति किससे मिली है? हम भारत के लोग। संविधान जो कुछ कर रहा है किसकी मर्जी से कर रहा है? हम भारत के लोग। मतलब किसी अमेरिका ने, ब्रिटेन वासियों ने हमारा संविधान नहीं बनाया, किसने बनाया? हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या? भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखो ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, यही भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आंतरिक और आंतरिक रूप से मतलब किसी राजा का इस पर अधिकार नहीं है, और बाह्य रूप से ब्रिटेन के राजा का अधिकार नहीं है, अमेरिका का नहीं है। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, समाजवादी, ये हमारी विशेषता है संविधान की, शासन प्रणाली की विशेषता है, ये संविधान की मूल भावना है। इसे संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता। हमारे यहाँ समाजवादी शासन है, किसी एक वर्ग का शासन यहाँ हो ही नहीं सकता। समाजवादी, ठीक है। उत्पादन के जो साधन है वो सरकार के रहेंगे, और इसका उपयोग जो है जन कल्याण के लिए किया जाएगा, ये समाजवादी है, ठीक। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म के आधार पर सरकार किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र है यहाँ पर, लोकतंत्र यानी जनता का शासन। जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, और जितने समय के लिए चुन के लिए भेजा है उतने समय तक वो शासन करेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार चुन लिया और नहीं अब तो हमें चुन लिया, अब हम तो स्थायी हो गए, हम संविधान बदल देते हैं, ये बदल देते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्रात्मक। गणराज्य, गणराज्य फ्रांस से लिया गया है शब्द, ये है ना, बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को, ये संविधान के उद्देश्य हमारे, ठीक। अब क्या है? उनके समस्त नागरिकों को, अब न्याय की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बनेगा न्याय, ये क्वेश्चन बना भी है। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई संविधान में? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय उत्पादन के साधनों पर सबका अधिकार, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना, अस्पृश्यता, जाति पाति, छुआछूत जैसी कोई भावनाएं नहीं होना, ये क्या है? सामाजिक न्याय। आर्थिक, उत्पादन के साधनों पर सबका अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इस तरीके के जो अधिकार है वो आर्थिक। फिर राजनीतिक न्याय, सत्ता प्राप्त करने का भी सबको अधिकार है, किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है। राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपको समझ में आ रहा है?
कल नहीं आ रहा था, है ना? दोनों दूर दूर बैठा करो तो फिर एक जैसा जवाब नहीं आएगा दोनों का, है ना? तो क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता की बात करेंगे तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता, विचार रख सकते हैं, सरकार के सामने भी रखते हैं। अभी युवा नीति बन रही है तो सभी युवाओं से बोल रहे हैं कि आप अपने विचार हमें दो कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हो। नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी तब भी लोगों से विचार आमंत्रित किए गए थे। तो ये क्या है? विचार। अभिव्यक्ति, सिर्फ विचार करना ही नहीं, उसको व्यक्त भी करना है, बताना भी है सरकार को। विश्वास, आप विश्वास करो ना करो, ठीक। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये कोई भी धर्म उसकी उपासना, इस तरीके की स्वतंत्रता। फिर समता की बात करते हैं तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की गरिमा। और ये सब काम काय के लिए? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और फिर उसकी तारीख जिस दिन से उसे आत्मार्पित किया है। तो दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये तारीख भी याद होना चाहिए क्या? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है। 2-3 बार ये क्वेश्चन बना है, 2014 का, 15 का, 16 का प्रश्न पत्र उठा के देख लो। हर साल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तावना लिखने के लिए। पहली बार याद किया, दूसरी बार हमने सोचा अब तो पूछ लिया, अब तो पूछेगा ही नहीं, दूसरी बार भी पूछ लिया, कंटिन्यू, है ना? ऐसा हो जाता है कभी कभी। प्रस्तावना के बारे में हमने बता दिया कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ये पढ़ा भी हमने। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, हाँ, 3 प्रकार के। हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता की, है ना? तो स्वतंत्रता की तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। न्याय की बात की हमने, कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्या महत्व है संविधान का? संविधान का महत्व, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? क्वेश्चन क्या है? संविधान में प्रस्तावना का महत्व। न उसमें मौलिक अधिकार दिए हैं, न कर्तव्य दिए हैं, न किसी अधिकारियों के काम दिए हुए हैं। राज्य शासन क्या करेगा, केंद्र सरकार क्या करेगी, कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या ये सिर्फ एक आईना मात्र है? नहीं, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्या महत्व है? ऑनलाइन वाले बताएं जरा, ये संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? हाँ, और उद्देश्य तो हो गया। हाँ, दो काय में
जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, बस आपने बिल्कुल सही बोला। वहां दो अनुच्छेद की बात करेंगे हम। काय के दो अनुच्छेद, दो अनुच्छेद जिसमें एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, तो ऐसे में कौन सा सही है कौन सा नहीं, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? प्रस्तावना में जाना पड़ेगा। ठीक, लिखेंगे हम। तो एक तो संविधान का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, बड़ा अच्छा जवाब दिया। दूसरा, जैसे कविता मैडम ने बताया, दो अनुच्छेदों में लिखो ना, दो अनुच्छेदों में विरोधाभास के समय उसे समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जाती है, ली जाती है। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या बोला? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। लेकिन फिर बीच में प्रस्तावना में क्या लिखा है? अवसर की समानता। क्या लिखा है? अवसर की समानता। तो फिर आरक्षण की व्यवस्था करना पड़ा। तो इस तरीके से जब कहीं मतभेद हो तब हमें क्या करना पड़ता है? प्रस्तावना की सहायता लेना होता है। तो क्या दो अनुच्छेदों में विरोधाभास के समय उसे समझने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जाती है। क्लियर हो गया? महत्व पढ़ रहे थे हम। महत्व नंबर 1 पे हमने पढ़ा संविधान का उद्देश्य स्पष्ट करती है, संविधान का उद्देश्य प्रस्तुत करती है। और दूसरा पढ़ा संविधान के दो अनुच्छेदों में मतभेद होने पर, दो संविधान के दो अनुच्छेदों में मतभेद होने पर या विरोधाभास, एक ही शब्द है, या मतभेद हो या फिर विरोधाभास, विरोधाभास होने पर मार्गदर्शन करती है, मार्गदर्शन करती है। मतलब सत्य बात तक हमें पहुंचाने का प्रयास करती है, मार्गदर्शन करती है। अगला, जब संविधान का कोई अनुच्छेद, जब संविधान का कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो, अस्पष्ट हो, उसमें क्या लिखा हुआ है ये समझ में ही नहीं आए कि इस अनुच्छेद के माध्यम से सरकार क्या करना चाहती है। तो जब संविधान का कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो, उसका सही अर्थ समझने में प्रस्तावना मदद करती है। ठीक, प्रस्तावना मदद करती है। अगला पॉइंट देखें, प्रस्तावना के आधार पर, प्रस्तावना के आधार पर सरकार अपनी नीति निर्धारण करती है, नीति निर्धारण करती है। तो प्रस्तावना के आधार पर सरकार ने नीति निर्धारण करती है। न्यायपालिका भी, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, न्यायपालिका भी अपने निर्णयों में प्रस्तावना को ध्यान में
रखती है, ध्यान में रखती है। चलो एक सरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। अभी प्रस्तावना पढ़ के सुना दी मैंने, क्या पढ़ के सुनाया? फिर से बता देता हूँ मैं, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब मुझे संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी मुख्य विशेषताएं बताओ आप। हाँ हाँ, प्रस्तावना की विशेषताएं बताना है। हजारे मैडम आप बताइए। हाँ 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 हाँ, इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता। हाँ, और न्याय, एक न्याय छूट गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना की विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है सेपरेट से, प्रस्तावना की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक बार विवादित है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, और विभिन्न प्रकार के इसमें विवाद चलते रहे हैं। कभी बोला कि संविधान में प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, कई बार बोला है प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, और ये विवाद चलते रहा है। एक अलग से वीडियो होगा, हम इसमें गोलकनाथ वाले मामले में पूरा इसे पढ़ेंगे। तो अभी तो देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ है या नहीं। शांतनु जी बताओ। अनूप कुमार, अनूप कुमार अभी दिखे थे आप मुझे। नहीं है अब। शांतनु जी आप तो है। हाँ बताइए। प्रस्तावना में संशोधन हुआ है या नहीं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं ना। समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। अखंडता बीच में एकदम आखिरी में है, एकता और अखंडता, तो वहां पे क्या है? अखंडता। ये 3 शब्द जो है 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये 3 शब्द संविधान में जोड़े गए हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 शब्द दिए रहते हैं और उसमें से कौन सा नहीं है, ऐसा बोल दिया जाता है। इसमें अखंडता और गणराज्य भी बोल दिया जाता है। अब गणराज्य या गणतंत्र बोला जाता है, लेकिन गणतंत्र क्या है? पहले से ही संविधान में है, उसे बाद में जोड़ा गया क्या? नहीं है ना। हम भारत के लोग लिख दिया जाता है उसके शुरुआत में ही, और सब लोग याद करते हैं तो क्या हम भारत के लोग, तो बोलते ये तो है प्रस्तावना में, तो बोलते ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता, है ना। और इसमें से अखंडता जो है किसी किसी को दिखता ही नहीं है, प्रस्तावना में अखंडता दिखता ही नहीं है, क्योंकि शुरू की 2-4 लाइन देखते हैं और आलसी टप्पू लोग बोलते हैं इसमें तो है ही नहीं। मेरे स्टूडेंट ने 2-4 बार बोल दिया कि इसमें अखंडता तो है ही नहीं करके,
है ना। तो ऐसे बोल देते हैं कि अखंडता तो है ही नहीं, उसी को टिक करके आ जाते हैं, फिर रोते रहते हैं घर में आके गलती हो गई करके, है ना। तो याद रखें बराबर 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्लियर हो गया। प्रस्तावना के बाद हम आगे बढ़ते हैं, और प्रस्तावना के बाद आएगा संविधान का भाग 1। काजल मैडम आप बताइए भाग 1 में क्या दिया है? संविधान का भाग 1 क्या दिया है, कितने अनुच्छेद है उसमें, और प्रमुख प्रावधान क्या है? गुड गुड। हाँ, भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र, है ना, और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, है ना। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के इसमें प्रावधान दिया हुआ है। तो हम अनुच्छेद 1 को देखें तो ये तो बड़ा ही सरल है, नाम इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। लिख लिया। अनुच्छेद 1 इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक। अब हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 2 की। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 में हाँ, ऑनलाइन वाले बताएं जरा, सीनियर सिटीजन भी बता सकते हैं। हाँ बोलिए। गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। क्या फिर से बताना जरा? बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे ही, आप कौन सी बुक पढ़ते हैं? लूसेंट ही पढ़ी है क्या? लूसेंट में लिखा है ये सब? लूसेंट खुली तो नहीं है। हाँ, यदि आपने ऐसे ही बताया तो बहुत ही बढ़िया बताया। लूसेंट यदि कहीं पास में हो तो उसे इतनी दूर रखना कि अपनी नजर ही ना पहुंचे वहां पे। ठीक है, आपने जो उत्तर दिया एकदम सही दिया, ताली बजाने लायक उत्तर दिया है आपने। तो संसद क्या कर सकती है? विधि बनाकर संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों व शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना। ठीक, नए राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम अभिन्न अंग था और फिर बाद में उसे भारत का अंग बना दिया। ठीक, तो इस तरीके से नए राज्यों का प्रवेश भारत में करना, जैसे अभी जम्मू कश्मीर, उसको भी कर दिया ना भारत में। तो ये इस तरीके का कोई भी विधि बनाकर ही अपने संघ में शामिल कर सकती है। ये शक्ति किसको है? संसद को है। ऐसे नहीं कि लद्दाख उधर जो है जम्मू कश्मीर के बगल में लगा हुआ है तो 1-2 जिले पाकिस्तान से ले या दे दे ये अधिकार जम्मू कश्मीर को है क्या? नहीं, ये किसको है? सिर्फ और सिर्फ
संसद को है। याद रखेंगे बराबर। काय में दिया है? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में भी ऐसे ही है, पर लेकिन अब वो नहीं है, नए राज्यों का प्रवेश या बहिर्गमन भारत का नहीं है, अब क्या है? अंदर का, अंदर की सीमा, अंदर की सीमा। जैसे छत्तीसगढ़ बन गया, उत्तराखंड बन गया, ऐसी बात जो है ये काय में है? अनुच्छेद 3 में है। पहले समझो फिर लिखना। बात समझ में आ गई ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण लिखेंगे ना आप। तीसरा पॉइंट, अनुच्छेद 3, भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण व नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों में या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन से संबंधित उपबंध, या क्या बोल सकते हैं इसे? परिसीमन, पुनः परिसीमन, पुनः परिसीमन। तो चाहे राज्यों को, ऐसा नहीं है कि एक राज्य को तोड़ के दूसरा राज्य बना सकते हैं, या फिर दो राज्यों को मिलाना, लेना देना कर देना, जैसे किया था ना भारत, मध्य प्रदेश का राजस्थान के साथ में क्या? सुनेल टप्पा और सिरोंज, वो है ना लेन देन ऐसा। तो इस तरीके से जैसे छत्तीसगढ़ बना वो तो अलग हो गया, लेकिन क्या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, ये अधिकार भी किसको है? संसद को है। काय में दिया है ये? भाग 3 में, अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे? उत्तराखंड का जो निर्माण हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 3। लक्षद्वीप को भारत में विलय किया गया तो किस अनुच्छेद के तहत? 2, अनुच्छेद 2 के तहत। जम्मू कश्मीर में जो वो विशेष प्रावधान थे उसे हटा दिया तो उसमें इस अनुच्छेद की भी भूमिका है। ठीक, अनुच्छेद 2। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या है? कोई भी बता सकता है क्या है? 2 और 3 के अलावा नहीं। क्या रे तुम क्या बना रहे थे क्या उत्तर? मैंने पढ़ा कि 2 और 3 के अलावा मतलब दूसरे राज्यों में करके जी नहीं, ये राज्यों के नाम वाम चेंज करने का तो ये उसी में है, 3 में 6 वो सब। ठीक है तो उसी से संबंधित है, लेकिन कुछ अलग है। गुड, अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे 2 और 3 के तहत हमने देखा ना, अनुच्छेद 2, 3 के तहत या 3 के तहत नए राज्यों का गठन किया जाता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, उसका नाम बदल दिया जाता है, उसका नाम बदल दिया जाता है, तो ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। बात एकदम क्लियर हो गई? आपको समझ में आ गया? लिखेंगे नए राज्यों का प्रवेश, मतलब अनुच्छेद 2 के तहत होता है ये, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, सीमा परिवर्तन, नाम में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया? भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक। हेमलता, आपकी कॉपी में नहीं लिखा था
आपकी कॉपी में भी नहीं लिखा था। क्लियर हो गया एकदम ये। अब हम पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2, मुस्कान मैडम आप बताइए क्या दिया है भाग 2 में। भाग 2, हाँ भाग 2 नागरिकता, क्या दिया हुआ है, नागरिकता संबंधी प्रावधान। ठीक, नागरिकता, नागरिकता संबंधी प्रावधान बड़े अच्छे से समझना है इसे। नागरिकता, नागरिकता अधिनियम कौन सा है, नागरिकता अधिनियम 1955 और संशोधन कब बताया था कल मैंने, 1986। और भी हुआ है 2002 में, इधर उधर देखेंगे हम। मुख्य संशोधन कब हुआ, 1986 में। 1986 में कितने अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। अब हम एक एक देखेंगे, 1 2 3 4, नहीं ये क्या लिख दिया मैंने, क्या लिखना है, अनुच्छेद 5 6 7 8 9 10 और ये 11। एक एक अनुच्छेद में पढ़ना है। संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अनुच्छेद 5 में क्या, संविधान लागू होने के समय में नागरिकता, जो भारत के लोग हैं, उन्नीस की बात, 1950 की बात कर रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, तो जो भारत में बचे हैं वो भारत के नागरिक, जो भारत में बचे हैं। अभी उनकी बात नहीं कर रहे जो हम पाकिस्तान से आए हैं, उनकी हमने बात ही नहीं की। किन की बात कर रहे हैं, जो अभी भारत में है वो भारत के नागरिक। और उन्हें नागरिकता कब दी गई, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, अनुच्छेद 5 के समय। संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ये सीधा सा प्रावधान अनुच्छेद 5। जितने भी लोग भारत में हैं वो सब भारत के नागरिक है। ठीक, जो भारतीय मूल के लोग हैं। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन का है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाए, नहीं। फिर 2 अनुच्छेद 6 में क्या दिया है, अनुच्छेद 6, कुछ वैसे व्यक्ति के संबंध में, कुछ वैसे व्यक्ति के संबंध में नागरिकता जिन्होंने पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है, प्रव्रजन किया है, मतलब अदला बदली हुई लोगों की। तो जो पाकिस्तान से भारत में आए उनको नागरिकता देने के लिए कायमी प्रावधान अनुच्छेद 6। क्लियर हो गया ये भी, ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है बराबर। कुछ वैसे व्यक्ति के संबंध में नागरिकता जिन्होंने पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है। साथ में भी वही है, साथ में भी वही है, लेकिन कौन से व्यक्ति थे साथ में, भारत के ही थे, वो पाकिस्तान गए थे और फिर वापस आ गए, फिर वापस आ गए, तो उनको नागरिकता का प्रावधान कायमे दिया है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के
नागरिकता संबंधी अधिकार। तो ये भी पाकिस्तान के, ये भी पाकिस्तान से आए हुए लोग। इसमें मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, गए लेकिन वापस आ गए। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले 6 और 7, ये तो वो लोग थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे और फिर आए थे। ये वो लोग थे जो भारत से गए और फिर वापस आ गए, उनके लिए। फिर 8 अब 8 में क्या है, जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों का गुलाम था ना पहले, तो लोग बाग सोचते थे यार भारत में कोई दम, कोई मतलब नहीं है, वो विदेशों में रहते थे। अब लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो फिर क्या हुआ, रिटर्न आ गए, जैसे कनाडा से इधर उधर से भारत में आ गए। तो अब इनको नागरिकता देना है, तो उसके लिए अनुच्छेद 8 क्लियर एकदम लिखेंगे। पाकिस्तान को छोड़कर भारतीय मूल के वे नागरिक, भारतीय मूल के वे नागरिक जो भारत के बाहर रहकर विकास कर रहे थे। अब इसमें वो नागरिक थे जो विदेश में तो रह रहे थे लेकिन उन्होंने वहां की नागरिकता ग्रहण नहीं की थी अभी, तो वो सीधे वापस आए, बोले नागरिक तो किसी न किसी देश का होना ही चाहिए, तो भारत की नागरिकता उन्होंने ले ली। तो क्या, भारतीय मूल के वे नागरिक जो भारत के बाहर रहकर, मतलब पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान में यदि भारतीय मूल का रहेगा तो उसको हम नागरिकता देंगे क्या? नहीं। जो विदेश में इधर उधर रह रहे थे, ठीक है भाई तुम्हें रहना है तो रहो, लेकिन नागरिकता तो हमारे यहाँ की ले लो। उनके लिए कौन सा था? अनुच्छेद 8। एकदम क्लियर है ये। अब अनुच्छेद 9 सेम ऐसा, जैसे 6 और 7 एक जैसा था, 8 और 9 भी एक जैसा ही है। अब इसमें वो लोग थे जिन्होंने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली थी। अब बोल रहे थे कि अब भारत आ गए हैं, हमें नागरिकता दे दो, तो ठीक है दे देते हैं, ठीक वो वाले। तो जो स्वेच्छा से विदेशी देशों की नागरिकता प्राप्त करके रह रहे थे, तो इनके लिए कौन सा? अनुच्छेद 9। क्लियर हो गया एकदम ये। अब हम बात करेंगे 10 और 11, ये महत्वपूर्ण है। ये तो उस समय के हो गए, टोटल तत्काल के लिए था। अब ये 10 और 11 नागरिकता अधिनियम, कैसे नागरिकता देंगे, कैसे नागरिकता खत्म करेंगे, इसके प्रावधान भी तो करना था, क्योंकि ये तो 1955 में बना ना नागरिकता अधिनियम, तो इसके लिए प्रावधान थे पहले ही संविधान में 10 और 11। ठीक, तो अनुच्छेद 10 में क्या है? नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। कोई समझाया जरा ये क्या कहना चाहता है ये अधिनियम, ये अनुच्छेद? नागरिक अधिकारों की निरंतरता क्या कहना चाहता है ये? कोई भी व्यक्ति मतलब नागरिकता खत्म नहीं कर सकता, मतलब चलते रहेगी उसकी नागरिकता। हाँ अंकित, उनके अधिकारों को संरक्षण। ऑनलाइन वाले बताए जरा, नागरिक अधिकारों की निरंतरता। गुड गुड गुड, यही भाई जो नागरिक है तो उनकी संतानें भी भारत का नागरिक कहलाएगी, अलग से उनको नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये है, ये नागरिकता उन्हें मिलते रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। 1950 में जो भारत के नागरिक थे, या जो अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 के तहत जिन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली, तो उनकी जो संतानें होगी वो भी भारत के नागरिक कहलाएगी। उनको अलग से नागरिकता लेने की जरूरत है क्या? नहीं। ऐसा नहीं कि भाई ये जन्म हो गया बच्चे का इनके यहाँ,
अब उसका जन्म प्रमाण पत्र बनाने की बजाय इसका नागरिकता भी ले लो भाई, तुम कहाँ रहना चाहते हो, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश बता दो। बच्चा क्या समझेगा? समझ सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए वो क्या होगा? भारत का नागरिक, वो भी भारत का नागरिक होगा। अब आगे नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान करेंगे? तो इसके लिए अनुच्छेद 11। वही नागरिकता कैसे दोगे आप, कैसे खत्म करोगे? दोहरी नागरिकता दे सकते हो क्या? तो इसके लिए कोई नियम बनाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है? अनुच्छेद 11 लिखेंगे। संसद द्वारा कानून बनाकर, अनुच्छेद 11 में बोल रहे हैं हम, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन। अब ये जो नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ये सब प्रावधान किस अधिनियम के तहत किए गए, किस अनुच्छेद के तहत किए गए हैं सरिता? हाँ दीक्षा? नहीं, किस अनुच्छेद के तहत? वास्तव में नहीं आ रहा दोनों के समझ में। हाँ, अनुच्छेद 11, ये तो बता रहे ना, अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन, और इसी के तहत तो ये संशोधन वगैरह हो रहा है सब, नागरिकता देने से संबंधित। 1955 में अधिनियम बनाया, 1986 में उसे संशोधित किया, फिर 2004 में संशोधन किया, 2006 में संशोधन किया। तो ये सब काय के तहत हो रहा है? अनुच्छेद 11 के तहत ही तो हो रहा है। आपके समझ में आ रहा था? पक्का? दिमाग दिया है यार आपको, बाकी लोगों को नहीं दिया। अब हम पढ़ेंगे नागरिकता की शर्तें। क्या पढ़ेंगे? नागरिकता की शर्तें, और कितने प्रकार से नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला है जन्म से। जन्म से, जन्म से, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार से। तो सबसे पहला है जन्म से, मतलब जिसके माता पिता भारत, हाँ, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद। उसके बाद मतलब कब तक बताइए बैकुंठ सर, कब तक? बैकुंठ सर बताएंगे। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, मतलब बाद मतलब कब तक? आज तक? नहीं, आज तक। आज तक मतलब जब भी जिस भारत में जन्म होगा वो भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, उसके बाद तो जब तक दुनिया चलेगी तब तक, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व, 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। भारतीय नागरिक होगा। अब देखो यहां इसमें थोड़ा सा डिस्टरबेंस है कि 1 जुलाई 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में गैप है, वो अवधि इसमें शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस बीच में क्या हुआ, बहुत से लोगों का आवागमन हुआ। तो अब उस बीच में यदि किसी का जन्म हो जाए तो वो भारत का नागरिक तो नहीं माना जाएगा भाई। वो माना जाएगा क्या? नहीं। यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक है तो माना जाएगा, और यदि जैसे कोई पाकिस्तान से आगे उसको नागरिकता मिली ही नहीं और उस बीच जन्म हो जाए तो उसे भारत का नागरिक मानेंगे क्या? नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा वहां पे गैप है।
तो क्या 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पहले, उससे पहले जो भी भारत के नागरिक हैं, जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, वो भारत के नागरिक होंगे। फिर नहीं देखा जाएगा उसका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, सब भारत के नागरिक है। और यदि जाना चाहते हैं तो चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई ना? जन्म से किस आधार, कैसे मिलेगी नागरिकता। फिर है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर मान के चलो एक उदाहरण दे रहा हूं। भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली उसने, ठीक है, और वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन चला गया। वहां उसने विवाह कर लिया, भारतीय महिला से ही कर लिया, और उसके बच्चे हो जाए तो क्या भारतीय नागरिक नहीं होंगे? वो भारत के नागरिक जन्म से माने जाएंगे, है ना, वंश के आधार पर। क्योंकि माता पिता यदि भारत के नागरिक है तो उनके बच्चे भी भारत के ही नागरिक कहलाएंगे, चाहे उनका जन्म दुनिया के किसी भी कोने में हुआ हो। बात क्लियर हो गई। दूसरा, वंश के आधार पर। जन्म के आधार पर तो मतलब भारत की भूमि में जन्म होना चाहिए, लेकिन वंश के आधार पर भारत के बाहर भी कहीं जन्म होता है, लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। बात समझ में आ रही सरिता? हाँ बोलिए। अभी हम पढ़ेंगे ना उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो बात आने वाली है। अभी तो हम इतना ही पढ़े, अब वो विवाह वाला वो सब कुछ आएगा उसमें, ठीक। अब है पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, इसका मतलब क्या है? और देश में रह रहा है। थोड़ा सा इसको सुधार करिए आप, थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है। देखो, भारत में जन्मा है, किसी और में किसी और देश में रह रहा है, तो भी भारतीय नागरिक कहला सकता है। बस शर्त क्या? उसने वहां की नागरिकता ग्रहण न की हो। अब यहाँ क्या हुआ, भारतीय मूल का तो है, भारत में जन्म हुआ है, उसके वंशज भारत के हैं, लेकिन विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? भारतीय मूल का। भारतीय मूल का, जिन्होंने किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो इस लोगों के ऊपर ये पॉइंट लागू होगा पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा पढ़े ना अपन। भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन के 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो फिर क्या बोलेंगे? अब तुम विदेशी नागरिकता छोड़ दो, यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी अब, ठीक है। पर उसको पहले 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा भारत में। अब हम देखेंगे संशोधन, उसमें हम तो मूल बात कर रहे हैं, संशोधन में देखेंगे कि इसके समयावधि 5 वर्ष कर दी, ये वो सब पढ़ेंगे। अब पहले 7 था, अब 5 कर दिया, वो सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो इसमें तो हमें 5 वर्ष ही 7 वर्ष लिखना पड़ेगा। क्या था इसमें? वंश के आधार पर, और उसके बाद क्या पढ़ा हमने? पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा, फिर देशीकरण द्वारा। ये देशीकरण क्या होता है, कौन समझाएगा इसे? देशीकरण भूभाग को हमारे इसमें मिला लिया तो वहाँ के पूरे हाँ, मतलब किसी भूभाग को कोई और देश के
भूभाग को अगर हमने हमारे इसमें आ गया हो, वहाँ के भारत के नागरिक हो जाएगा? नहीं, वो देशीकरण नहीं है, वो देशीकरण नहीं है, वो भू अर्जन आएगा उसमें, वो 5वें इसमें आएगा भू अर्जन, 5वां आएगा भू अर्जन, ठीक है, उसे भी हम पढ़ेंगे भू अर्जन। अभी हम देशीकरण की बात कर रहे हैं। देखो पंजीकरण का जुड़वा भाई है देशीकरण। पंजीकरण में क्या पढ़ा था हमने? भारतीय मूल का, भारतीय मूल का। और इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति दूसरे देश का हो जो भारत में रहना चाहता हो, उसके लिए क्या आएगा? देशीकरण। मतलब हमने देशीकरण नहीं किया, उसने अपने देश को अपना लिया। किसी दूसरे व्यक्ति ने, जैसे कनाडा का कोई है, वो भारतीय मूल का नहीं है, वो वहीं का है, लेकिन वो चाहता है कि भारत में ही रहे। ऐसे लोगों के लिए है ये, ठीक। बात क्लियर हो गई एकदम? देशीकरण तो लिखेंगे उसे संविधान में सम्मिलित, संविधान में सम्मिलित किसी एक भाषा का ज्ञान, किसी एक भाषा का ज्ञान किसी विदेशी नागरिक को हो तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। शर्त यह है कि 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या 5 वर्ष से निवास कर रहा हो, 5 वर्ष से निवास कर रहा हो। क्लियर हो गई ये बात? यहां बात समझ में आ गई अमरदीप? अब भू अर्जन, जैसा आप लोगों ने पहले ही बता दिया, किसी भूभाग को यदि शामिल कर दिया जाए तो उस भूभाग के जितने भी लोग होंगे वो सब भारत के नागरिक हो जाएंगे। भूभाग का अर्जन, जैसे श्रीलंका पे कब्जा कर ले तो वो पूरे नागरिक किस? हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ हाँ। पंजीकरण में 7 वर्ष, पंजीकरण में 7 वर्ष, देशीकरण में 5 वर्ष, है ना? मतलब जो आवेदन किया है उसके पहले से 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो तो आवेदन कर सकता है वो, ठीक है। या फिर आवेदन करे, उसके 7 वर्ष तक विचाराधीन रहेगा, उसके बाद उसे नागरिकता दी जाएगी। ये 7 वर्ष तक वो भारत में रहेगा तो ही उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। 5 वर्ष तक रहेगा तो उसे देशीकरण द्वारा, है ना। लेकिन देशीकरण के लिए दूसरी शर्त है भाषा का ज्ञान और ये और वो भारतीय मूल का नहीं होना चाहिए, और पंजीकरण के लिए भारतीय मूल का होना चाहिए। क्लियर एकदम? शांतनु जी ठीक। अब जैसे सूर्यवंशी सर ने क्वेश्चन पूछा किया था, जैसे एक भारतीय नागरिक है, एक भारतीय नागरिक है, तो हमारे यहाँ नागरिकता का आधार जो है पुरुष है, ठीक है। उसकी यदि विदेशी महिला से विवाह कर लेता है और उससे उत्पन्न बच्चे भारतीय नागरिक कहलाते हैं, लेकिन महिला यदि कर लेती है तो वो बच्चे नहीं कहलाएंगे। वो जो जिस पुरुष ने यदि विवाह किया है वो बच्चे भारतीय नागरिक कहलाएंगे, लेकिन वो पत्नी उसकी भारतीय नागरिक नहीं कहलाएगी। जैसे जाति प्रमाण पत्र के लिए होता है ना, सेम वही नियम इसके ऊपर लागू होगा। जाति प्रमाण पत्र में अंतर जातीय विवाह कर लेते हैं लोग, बोलते हैं हमारा जाति प्रमाण पत्र बना दो, तो फिर न्यायाधीश साहब बोलते हैं ऐसा कहीं लिखा हुआ बता दो कि विवाह करने से जाति बदल जाती है करके, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो उसे यदि विदेशी महिला से विवाह किया है तो उसको पहले भारत की नागरिकता लेना पड़ेगा। अपने आप मिलेगी क्या उसे? नहीं।
वो वीज़ा बनाएंगे, 7 वर्ष तक भारत में रहेगी, एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करेगी, फिर उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 5 वर्ष तक भारत में रहेगी, एक भाषा का ज्ञान प्राप्त करेगी और फिर उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उनके जो बच्चे होंगे वो भारतीय नागरिक होंगे, उनके बच्चे भारतीय नागरिक होंगे। सूर्यवंशी सर कुछ किया क्या क्लियर मैंने आपके सवाल को? हाँ ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नागरिकता समाप्त करने के प्रावधान। नागरिकता समाप्त करने के प्रावधान, ये नागरिकता लेने के हैं 5, अब समाप्त करने के। समाप्त करने के, समाप्त करने के लिए क्या उपाय है? तो एक तो है स्वैच्छिक त्याग, छोड़ दो, बोलो कि नहीं रहना मुझे, है ना, और मत छोड़ो, दूसरे देश की ग्रहण कर लो, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। मतलब वन वे है ये, एक साथ दो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संविधान की विशेषता है इकहरी नागरिकता, एक साथ में एक ही जगह का नागरिक हो सकता है। क्लियर है एकदम? तो पहला क्या है? स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक त्याग, और दूसरा क्या बताया मैंने? समाप्ति। समाप्ति में क्या लिखेंगे? दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना। इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा कुछ नहीं, बस दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो हमारे देश की नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। और स्वैच्छिक त्याग, तुम त्याग दो, फिर दुनिया में जाओ, उधर कुछ भी कर लो, कोई बात है। क्लियर हो गई ये बात? इसमें पहले आवेदन दिया, इसमें आवेदन नहीं दिया उसने, इसमें आवेदन नहीं दिया। अब तीसरा क्या है? वंचित किया जाना। वंचित किया जाना, क्या? वंचित किया जाना। ये थोड़ी कठिन प्रक्रिया है। वंचित किया जाना मतलब छीनी जा रही है उससे नागरिकता, छीनी जा रही है, छीनी जा रही है। जैसे उसने हमारे देश की नागरिकता के लिए आवेदन किया, फर्जी तरीके से कर दिया, तब देख नहीं पाए, सामने नहीं आया, हमने उसे नागरिकता दे दी, फिर पता चला कि नहीं यार इसने फर्जी दस्तावेज लगा दिए थे, ये 7 साल से तो रह ही नहीं रहा था, अभी 6 महीने हुए थे आया था। तो फिर जैसे ही सरकार को पता चलेगा उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? वंचित किए जाने का पहला क्या बताया? नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो, नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की हो। दूसरा, नागरिक ने संविधान, नागरिक का संविधान के प्रति, संविधान के प्रति अनादर किया हो, संविधान का अनादर किया हो। संविधान का पालन तो करना पड़ेगा। राष्ट्रीय ध्वज, ये जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, इन सब का सम्मान नहीं करेंगे तो नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गई दूसरी बात भी? भारत के नागरिक हो तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। ठीक, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, युद्ध के दौरान शत्रु देश की मदद की हो, युद्ध के दौरान शत्रु देश की मदद की हो। संविधान का अनादर, युद्ध के दौरान शत्रु देश की मदद या गोपनीय जानकारी उनको दे देना, गोपनीय जानकारी उनको दे देना। कोई नागरिक 7 वर्ष से
7 वर्ष से अधिक समय से क्या कर रहा हूँ? जुआ खेल रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? नहीं जी शांतनु जी, जेल काटने पे नागरिकता खत्म थोड़ी कर सकते हैं। अन्य देश में रह रहा हो, यदि जेल काटने का होता तो कितने लोग 10 साल की सजा हो जाती है, तो कितने लोग 20 साल की सजा हो जाती है, कितने लोग नागरिकता चल जाती है ना? नहीं, कोई नागरिक 7 वर्ष से अधिक समय से दूसरे देश में रह रहा हो। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, स्वैच्छिक त्याग उसने बता दिया और ये इसमें पता चला कि उसने दूसरे देश की ग्रहण कर ली, तो हमने खत्म कर दी। लेकिन क्या हुआ, उसने दूसरे देश की ग्रहण की या नहीं की पता ही नहीं, लेकिन वो 7 साल से अधिक समय से दूसरे देश में रह रहा है, वो भारत में नहीं रह रहा है, तो फिर क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, उसकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। लास्ट, पंजीकरण। पंजीकरण हाँ नहीं, हाँ इसी में है, वंचित किया जाने वाला। पंजीकरण एवं प्राकृतिक नागरिकता के दौरान, प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, अपने देश में नहीं, दूसरे देश में यदि कैद हो गई हो, तब भी भारत की नागरिकता से क्या कर देंगे? उसे वंचित कर देंगे। हाँ नमस्कार। हाँ, अपने देश में हाँ 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 हाँ, देखो यदि हमने उसे नागरिकता दे दी है और भारत के किसी कानून के तहत भारत में जुर्म किया है, तो उसकी नागरिकता हम खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक नागरिकता मतलब हमारे देश का नागरिक है, जन्म से उसे प्राप्त हुई है, और यदि उस ये जो 5 वर्ष के दौरान इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, नागरिकता ली और उस 5 वर्ष के दौरान यदि विदेशी नागरिक को भी यदि जिसको नागरिकता दी है, तो वो 5 वर्ष वाला पॉइंट उसको उसके ऊपर लागू होगा। किसके ऊपर? जो बाहरी को हमने नागरिकता दी है। लेकिन जिसको प्राकृतिक नागरिकता है और यदि उसको विदेश में कहीं सजा हो जाती है, चाहे वो पंजीकरण से, देशीकरण से, किसी भी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, और यदि विदेश में यदि उसे 2 साल की सजा हो जाती है, तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ एकदम? देखो, पंजीकरण से प्राप्त कर रहा है, नहीं देशीकरण से, है ना, देशीकरण से, तो कितने वर्ष रहना चाहिए उसे? 5 वर्ष। 5 वर्ष का है ना, देशीकरण के लिए 5 वर्ष है। उसके उस दौरान यदि उसे कहीं सजा उसको दे दी जाए और उसके बाद में उसे सजा हो जाए, तो फिर उसकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। लेकिन प्राकृतिक नागरिकता लिखा ना मैंने, प्राकृतिक नागरिकता, और प्राकृतिक नागरिक होने के बाद यदि वो विदेश में यदि उसे 2 वर्ष की सजा हो जाती है, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अब क्लियर हुआ एकदम पॉइंट? प्राकृतिक नागरिकता विदेश के ऊपर लागू होगी। मतलब इसका ये नहीं है कि देशीकरण और पंजीकरण वाले से यदि नागरिकता प्राप्त कर ले और उसको विदेश में जेल हो जाए तो उसकी नागरिकता नहीं जाएगी, उसकी तो जाएगी ही, लेकिन प्राकृतिक जो नागरिक है उनकी भी नागरिकता जा सकती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। भारतीय नागरिकता संशोधन
अधिनियम 1986। अब हम ये इसमें देखेंगे 1986। अब ये जो प्रावधान थे ये वाले, ये काय के अंतर्गत थे? 1955 के अंतर्गत थे। 7 वर्ष रहना चाहिए पंजीकरण के लिए, देशीकरण के लिए 5 वर्ष रहना चाहिए, ये सब प्रावधान इसमें थे। अब 1986 में क्या किया? थोड़ा सा संशोधन कर दिया, नागरिकता प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा सरल कर दिया। जैसे पंजीकरण के लिए, पंजीकरण के लिए पहले कितने वर्ष रहना जरूरी था? पंजीकरण के लिए 7 वर्ष था, अब इसे 5 वर्ष कर दिया। लिखेंगे इसे पंजीकरण के लिए, भारत में जन्मे केवल उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, भारत में कम से कम 5 वर्ष निवास किया गया हो। अब देखो, अब ये है माता और दूसरा पिता, ठीक। अब इनसे उत्पन्न बालक, ठीक। तो यदि ये भारत के नागरिक है, ये भारत के नागरिक है और इनको पास भारत की नागरिकता नहीं है, तो भी इनसे उत्पन्न बच्चा यदि भारत में 5 वर्ष से निवास कर रहा है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर एकदम? दोनों में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए और जिसको नागरिकता देना है उसको कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास करना चाहिए। बात क्लियर हो गई? ये संशोधन किया गया कब? 1986 में। 1986 में। दूसरा, देशीकरण के लिए भी प्रावधान किया है इसमें। देशीकरण के लिए, देशीकरण द्वारा इसमें लिखेंगे, देशीकरण में नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी, नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब वह 10 वर्ष से भारत में रह रहा हो। तो इसको डबल कर दिया, 5 वर्ष से सीधा कितना कर दिया? 10 वर्ष, और उधर 7 वर्ष से कम करके कितना कर दिया? 5 वर्ष। दोनों परिवर्तन याद रखना है, ठीक। ये कब किया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। अब हम बात करते हैं ओवरसीज नागरिकता अधिनियम 2004। ओवरसीज नागरिकता अधिनियम 2004। जैसे भारतीय संविधान में हमने पढ़ा इकहरी नागरिकता, लेकिन अब क्या उन 16 देशों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब क्या है प्रावधान, हम इसमें लिखेंगे। तो ओवरसीज नागरिकता अधिनियम 2004 क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी ओवरसीज नागरिकता क्या है, इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था
अभी समझ में आ जाएगा ओवरसीज नागरिकता क्या है। कोई बताएगा क्या ओवरसीज नागरिकता क्या है? अन्य देशों की भी नागरिकता, लेकिन वो 16 देश हैं जो कनाडा, अमेरिका, जिससे भारत का व्यापार होता है, वो 16 देश। हाँ, मत देने का अधिकार नहीं है, वो हम पढ़ेंगे अभी। मत देने का अधिकार तो किसी को नहीं रहता, विदेशी नागरिक को होता ही नहीं है। ठीक है। जनवरी 2004 में भारतीय नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर 16 देशों के भारतीय मूल के नागरिकों, वो 16 देश कौन से? शांतिप्रिय बताया है ना, 16 शांतिप्रिय देशों के लिख देना, नहीं तो और उतने से कारण कंफ्यूजन हो जाए, है ना। 16 शांतिपूर्ण देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को भारतीय मूल के नागरिकों को विदेशी नागरिकता के साथ साथ ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है। करने का अधिकार है। शर्त क्या है इसकी? शर्त क्या है? ऐसे ही नहीं दे देंगे विदेश ओवरसीज नागरिकता। किसी ने पढ़ा क्या शर्तें? जयंत कुमार? ठीक, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब इनको नागरिकता दे रहे लेकिन कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं। भारत में कभी भी आ जा सकते हैं, वीजा की अनुमति नहीं रहेगी, इनको वीजा नहीं लगेगा। जैसे हम लोग कभी भी आते जाते वैसे आ सकते, रह सकते, बस इतनी सी नागरिकता है इनको। नहीं तो विदेशी नागरिक रहते तो उनको भारत में आने के लिए वीजा लेना पड़ता है, इनको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना है, क्लियर एकदम। लिखेंगे इसे। भारत में कभी भी आ जा सकते हैं, वीजा की आवश्यकता नहीं है, वीजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मताधिकार व संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं है। का अधिकार नहीं है। चुनाव नहीं लड़ सकते, ये वोट नहीं दे सकते हैं। क्लियर एकदम। बस क्या है इसमें, कभी भी भारत में आ जा सकते हैं लेकिन वीजा की आवश्यकता नहीं है इनको। ठीक। अब 2006 में इसमें और संशोधन किया। ओवरसीज नागरिकता अधिनियम 2006, संशोधन अधिनियम 2006 बोलेंगे इसे। तो ओवरसीज नागरिकता अधिनियम कब बना? 2004 में। और उसमें संशोधन कब हुआ? 2006 में। क्या है इसमें 2006 में? अमरदीप, शांतनु जी बता सकते हैं क्या ये ओवरसीज नागरिकता अधिनियम 2006? नहीं, कोई भी? नंदनी मैडम आप?
एनआरआई के लिए तो ये ओवरसीज नागरिकता ही है, यही तो है एनआरआई, है ना, ओवरसीज नागरिकता जिसको मिल रही है ये एक तरीके से एनआरआई है वो। हाँ हाँ बस ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन दो देशों को छोड़कर, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, मतलब वो भारतीय नागरिक जो 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देश में चले गए थे, उन सभी के लिए जो है ये ओवरसीज नागरिकता का प्रावधान लागू कर दिया है। शर्तें वही रहेगी, कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, वीजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार इनको नहीं मिलेंगे, मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, संवैधानिक पदों पर आसीन नहीं हो सकते, नियुक्त नहीं हो सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। बात क्लियर हो गई ना एकदम? लिख लो इसको भी व्यवस्थित तरीके से। ऐसे भारतीय नागरिक नहीं बोल सकते, ऐसे भारतीयों को जो 26 जनवरी 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर विदेश चले गए लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी, दोहरी नागरिकता प्रदान की जाएगी। पूर्ण जीवन काल के लिए वीजा होगा, है ना, कभी भी आ जा सकते हैं, पूर्ण जीवन काल के लिए वीजा है, वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, पूर्ण जीवन काल के लिए वीजा होगा, परंतु मताधिकार व संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार नहीं। अब हम शुरुआत करेंगे आज भाग 3 की। भाग 3 पूरा नहीं पढ़ेंगे हम आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 क्या है और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। जो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 14 से, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज सिर्फ इतना ही देखेंगे, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो संविधान का भाग 3, संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, कुल 24। कुल कितने अनुच्छेद है? 24। कितने मूल अधिकार इसमें? मूल अधिकार मूल संविधान में 7 और वर्तमान में 6। जो मूल अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन, यहाँ 42वां लोग बाग याद कर लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो जन्म से ही याद हो गया है 42वां, है ना, उसे ठीक करेंगे जरा सा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 78, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे मूल अधिकारों से हटाकर कहां लेके चले गए? 300 का में लेके चले गए। हाँ, भाग कौन सा है उसका?
बताओ जल्दी बताओ। हाँ 12 वहां लेके चले गए उसे। ठीक, तो ये मूल अधिकार मूल संविधान में 7 और वर्तमान में 6। सबसे पहले इसकी अवधारणा हमने बताया था, इंग्लैंड 1215। सम्राट कौन? जॉन कौन? जॉन, है ना। सम्राट का नाम क्या है उसका? जॉन। और क्या बोला गया इसे? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिए हैं, किस देश से प्रेरणा ली इसके? अमेरिका के संविधान से। मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों की प्रेरणा भारत में कहां से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से। भाग 3 को लिखना भी नहीं है, ये लिखेंगे। 10 दिसंबर 1948 यूएनओ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा। मानव अधिकारों की घोषणा। उद्देश्य क्या है ये मौलिक अधिकार रखने के पीछे? उद्देश्य क्या है? कोई बता सकता है कि एक आध उद्देश्य? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो शिक्षा का उद्देश्य भी पढ़ते हैं अपन। और बताएं। देखो हमारे यहाँ शासन किसका होता है? बहुमत का। बहुमत का शासन होता है, तो अल्पमत के ऊपर अत्याचार न कर सके, ये मुख्य उद्देश्य है। बहुमत सरकार में रहेंगे तो अल्पमत वालों पर अत्याचार ना कर सके। भाई तुमने सरकार बना ली, वहां तक ठीक है, लेकिन अधिकार तो हमारे भी है। ऐसा नहीं कि हम हार गए तो हम खत्म, नहीं, हम बने रहेंगे, उसके लिए है पहला उद्देश्य। ठीक, लिखेंगे। संसदीय प्रणाली के द्वारा, संसदीय प्रणाली के द्वारा बहुमत द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न हो सके। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न कर सके। क्लियर हो गया एकदम? में बहुमत द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न किया जा सके। अमरदीप, समझ में आया ये पॉइंट? यही तो होता है ना हमारे यहाँ, तभी तो विपक्ष भी जोरदार रहता है हमारे यहाँ। यदि ये नहीं होता तो फिर खत्म हो जाता एक बार में ही। एक बार किसी की सरकार बन गई तो हमेशा हमेशा के लिए वही हो जाता है। दूसरा उद्देश्य, प्रत्येक नागरिक को बोध कराना कि प्रत्येक नागरिक को बोध कराना कि संविधान द्वारा विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है। विशेषाधिकार कैसे? राय बहादुर चौधरी
पटेल, पटेल तो एक सामान्य सा हो गया, पर ऐसे बड़े जो पद थे एकदम, हाँ, तो ये सारे पद क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। सब नागरिक जो है वो एक समान है, ये बताने के लिए मौलिक अधिकार, ताकि इसके आधार पर ऊंच नीच, इसके आधार पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जा सके, इसलिए मूल अधिकार जरूरी थे। क्लियर हो गया ये। अगला पॉइंट, भारत की जनता निरक्षर है। भारत की जनता निरक्षर है। वो उस समय की बात है जब संविधान हमारा लागू हो रहा था, तब की बात है। अभी भी निरक्षर नहीं है। अभी 90% के लगभग हमारे देश के लोग साक्षर हैं। पर बड़ा अच्छा पढ़ा था यार मैंने, एक कोटेशन, पता नहीं क्यों आज सुनाने की इच्छा हो रही है। सुना दो? पक्का? बुरा तो नहीं लगेगा आपको? फिर पेन नीचे कर लो। उसमें लिखा था कि उतना ही पढ़ाया जाता है, उतना ही पढ़ाया जाता है कि जो पढ़ाने वाला बोल रहा है उसको हम समझ सके। कोई भी, कोई किसी के भी द्वारा उतना ही पढ़ाया जाता है जितना कि पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है या बोल रहा है उसको हम समझ सके। इतना नहीं पढ़ाया जाता कि हम उससे प्रश्न पूछ सकें, उससे तर्क कर सके, इतना नहीं पढ़ाया जाता। तो हमारे यहाँ साक्षरता इतनी तो है, इतनी साक्षरता है हमारे यहाँ पे। पढ़ो लिखो, नाम लिखना और ये वो प्रसाद वगैरह बट रहा हो तो कहीं से ले लो, बस इतना ही पढ़ाया लिखाया जाता है। सही बात है ना एकदम। उतना ही पढ़ाया जाता है कि पढ़ाने वाले की बात को आप समझ सको। इतना नहीं पढ़ाया जाता कि उससे तर्क कर सको, उससे कुछ पूछ सको। ठीक, तो हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, तो हम वही तो बताना चाह रहे हैं, समझना भी नहीं चाहते। पर देखो, अब कोई नेता आ गया भाषण देने के लिए, भाई इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि नेता क्या बोल रहे हैं। तो हमें इतना ही तो पढ़ाया जाता है कि उनकी बातों को हम सुन सके, बस सुनने के लिए वहां तक जा सके कि वो क्या बोलने वाला है। समझ नहीं सकते हम उसे, समझने के लिए नहीं, समझने लायक हमें नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे लिखेंगे, भारत की जनता निरक्षर है, इनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, इनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए कि भाई ये देश की मिट्टी है, ये देश का जल है, ये देश के खनिज पदार्थ हैं, देश का वन है, जितना सबका अधिकार है उतना ही तुम्हारा भी है। ये पता होना चाहिए। ये पानी है, इसे दूसरा कोई पी सकता है तो तुम भी पी सकते हो, इतना तो पता होना चाहिए ना। इतने अधिकार उसके सुरक्षित रखने के लिए। अगला पॉइंट, जातिवाद। जातिवाद, अस्पृश्यता, लिंग असमानता, लिंग असमानता, क्षेत्रीयता को समाप्त करने व महिला हितों का संरक्षण, महिला हितों का संरक्षण, महिला हितों का संरक्षण। महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं वो कैसे मिले हैं? संविधान से मिले हैं। पहले तो ये सब बातें होती ही नहीं थी महिलाओं के लिए, राजा महाराजाओं के समय में कहाँ होती थी। ये जो कुछ अधिकार मिले हैं कैसे मिले हैं? संविधान से मिले हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। उद्देश्य के बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषता। ऐसी एक एक बारीकी समझेंगे कि ये जो भारतीय
क्या संविधान की नहीं बोलेंगे हम, ठीक करेंगे से मूल अधिकारों की विशेषताएं, ठीक है। मूल अधिकारों की विशेषताएं, मूल अधिकारों की विशेषताएं, मूल अधिकारों की विशेषताएं। जैसे हमने अभी नागरिकता पढ़ा ना, वर्सेस नागरिकता वगैरह पढ़ा, तो उसमें लिखा है ना अधिकार नहीं है उनको, कोई आ जा सकते हैं, रह सकते हैं यहाँ पर, वीजा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मूल अधिकार उनको नहीं मिलेंगे, चुनाव नहीं लड़ सकते हो, मताधिकार नहीं कर सकते, पढ़ा ना। तो ये जो मूल अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। पहली विशेषता लिखेंगे इसमें, कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, विदेशियों को नहीं। विदेशियों को नहीं। दूसरा, मौलिक अधिकार सीमित हैं, असीमित नहीं। इसको कोई बताए जरा स्पष्ट करके। मौलिक अधिकार सीमित है, असीमित नहीं। कैसे बताएंगे इसको, कौन बताएगा? सर मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हाँ, ये तो बात बड़ी अच्छी बोली आपने। और कुछ तर्कपूर्ण भी बताएं। हाँ, आपातकाल के वक्त, आपातकाल के दौरान, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को दो परिस्थितियों में कभी कभी निरस्त किया जाता है, एक है मार्शल लॉ लागू होने पर और दूसरा आपातकाल के दौरान। शांतनु जी, आप बड़े अच्छे से बता सकते हो, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर है क्या कुछ? हाँ, और राष्ट्रीय आपातकाल? नहीं, 356 राष्ट्रीय आपातकाल थोड़ी कहलाता है, वो तो राष्ट्रीय आपातकाल है ना। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू होता है, अनुच्छेद 352। लेकिन मार्शल लॉ मतलब सैन्य शासन, जहां पर कोई विशेष क्षेत्र में, जैसे अभी वो मणिपुर में ही था, अरुणाचल प्रदेश में नेफा वाले क्षेत्र में, तो ऐसे क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में लागू होता है तो वो मार्शल लॉ कहलाता है ना। और पूरे देश में एक साथ लागू हो जाए तो वो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो इन दोनों परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये सीमित है, असीमित नहीं। क्लियर हो गया ना एकदम? तो मौलिक अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है। तीसरी विशेषता, सैद्धांतिक नहीं है, व्यवहारिक है। पहला हमने पढ़ा, कुछ मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, विदेशियों को नहीं। और दूसरा क्या बताया, सीमित है, सीमित है, असीमित नहीं। और तीसरा है व्यवहारिक है, व्यवहारिक है, सैद्धांतिक नहीं। व्यवहारिक है, सैद्धांतिक नहीं। सैद्धांतिक क्या होते हैं, खोखले आदर्श, खोखले आदर्श सिर्फ दूसरों को बताने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन नहीं, ये व्यवहारिक है, लोग इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। बोला है कि है तो है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना के खत्म किया अनुच्छेद 15 में, है ना। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया। तो इस तरीके से ये व्यवहारिक है, खोखले आदर्श नहीं है। और इसी की बदौलत है कि भारत में जाति प्रथा या अस्पृश्यता ऐसी जो बीमारियां थी वो जड़ से खत्म हो रही है। ये व्यवहारिक है, इसलिए हुआ है, ठीक।
क्लियर हो गई बात ये। फिर है वाद योग्य है, ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया 2012 के पीएससी में, देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। वाद योग्य है, मूल अधिकार है, वाद योग्य है नहीं, ऐसा करके एक बार क्वेश्चन पूछा, और दूसरा नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या नहीं। एक ही पेपर में दोनों क्वेश्चन पूछ ले और एक ही सही हुआ। कई लोगों का, मेरे तो दोनों सही हुए थे, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा था बोले वाद योग्य है, दोनों का एक जैसा लगा दो, दोनों में से एक तो सही हो ही जाएगा, ऐसा भी कर लेते हैं लोग बस, है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। कैसे हेमलता? यदि इसका उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ये वाद योग्य है। इसके उल्लंघन के संबंध में न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया गया है, तो ये वाद योग्य है। अगला, मौलिक अधिकार संसद या राज्य विधानमंडल, मौलिक अधिकार संसद या राज्य विधान मंडल द्वारा बनाए गए कानूनों क्या है से, क्या है अमरदीप, ऊपर या नीचे? ऊपर है। क्या है? कानूनों से ऊपर है, सबसे बड़ा कानून है। और जो भी राज्य विधानमंडल या संसद कोई कानून बनाती है और संविधान का उल्लंघन होता है तो उसे शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कानून भी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कानून भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से दो मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित नहीं किए जा सकते? कौन से 2 अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं किए जा सकते? 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार भी कुछ समय के लिए खारिज किए जा सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को कभी नहीं। ठीक, लिखेंगे इसे अच्छे से। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 में उल्लिखित अधिकारों को छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं। न्यायोचित है, अगला पॉइंट, न्यायोचित है। न्यायोचित है। मार्शल लॉ, हाँ अगला पॉइंट है, मार्शल लॉ या फौजी कानून लागू होने की स्थिति में, मार्शल लॉ व फौजी कानून लागू होने की स्थिति में अनुच्छेद 34 के तहत संबंधित क्षेत्र में मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं। अब अनुच्छेद 33 में क्या होता है, ये भी हम अनुच्छेद 33 में पढ़ेंगे, वो भी लगभग इसी से संबंधित है। अनुच्छेद 35 लिख लेते हैं अभी। ज्यादातर अधिकार
स्वयं प्रवर्तित है, स्वयं प्रवर्तित है, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है, कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। और ये अधिकार किसके पास है कानून बनाने का? ये क्वेश्चन याद रखना, राज्य सरकार को नहीं है। मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 35 में यही है, मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। कोई एक आध उदाहरण बताएं जरा, इसके लिए कोई कानून बनाया हो करके, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया हो। अभी तो बताया था जी, रिट नहीं आएगा इसमें, रिट नहीं, अलग से कानून बनाया। जैसे अभी बताया ना मैंने, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण निरोधक अधिनियम 1989 है ना, पहले कब 55 था, 1989 90 में उसे लागू किया गया था। ठीक है, मानव अधिकार अधिनियम कानून, बलात् श्रम है ना, बलात् श्रम दुर्व्यवहार कानून है ना, जो 14 वर्ष से कम उम्र के आयु के बच्चों का कारखानों में काम करना गैर कानूनी घोषित करना ये सब। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए ये कानून बनाए गए हैं ताकि ये जो मौलिक अधिकार है इनको बल मिल सके। कोई ऑनलाइन वाले भी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हेलो, नहीं, अब हमें दो अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 13, दो बातें महत्वपूर्ण इसके संबंध में हम पढ़ लेते हैं, फिर आज की क्लास हम खत्म करेंगे यहीं पे। तो अनुच्छेद 12 क्या दिया है इसमें? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में क्या दिया है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब किसे माना गया है राज्य, है ना? तो 2-3 तरीके की सरकारें तो होती है हमारे यहाँ, तो 2-3 सब आएगा इसमें। एक है भारत सरकार, संसद, केंद्रीय विधानमंडल। पहले इसमें भारत सरकार, संसद और क्या, केंद्रीय विधान मंडल, ये सब काय के अंतर्गत है? राज्य के अंतर्गत है। फिर राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, फिर स्थानीय प्रशासन या सरकार, स्थानीय सरकार, और फिर अन्य सभी निकाय व प्राधिकरण, जैसे LIC है, रेलवे भर्ती बोर्ड है, जिला पंचायत, ये इस तरीके के पूरे निकाय। ठीक है, LIC जैसे सरकारी जितने भी उपक्रम है वो सब काय के अंतर्गत आते हैं। जिनको नियुक्ति का भी अधिकार है तो वो सब काय के अंतर्गत आएंगे? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। क्लियर हो गया? काय में दिया ये अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अंकित, वो और तो नहीं हो रहा है एकदम? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13, ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अनुच्छेद, 32 जैसा जोरदार अनुच्छेद है। 2 घंटे लगते हैं इसको पढ़ाने में, पढ़ेंगे अपन 2 घंटे तक एक दिन इसी को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 13 को। अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ 2 मिनट पढ़ेंगे। लंबी सांस ले ली थी रजनी ने, सरिता ने, है ना? तो अनुच्छेद 13 ये घोषणा करता है कि
इसको डिटेल में लिखेंगे, बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है इसकी। ये घोषणा करता है कि मूल अधिकार से असंगत, मूल अधिकार से असंगत या इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, शून्य होगी। क्या लिखा आपने? ये घोषणा करता है कि मूल अधिकार से असंगत या इनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, अर्थात मूल अधिकार न्यायिक समीक्षा योग्य है, न्यायिक समीक्षा योग्य है। अर्थात आप समझने वाली बात है, चाहे केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार ऐसा कोई कानून बना लेती है जिससे मौलिक अधिकारों का ह्रास हो रहा हो, तो वो विधि क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। चाहे वो विधि अभी बनी हो या पहले से चल रही हो, पहले से चल रही हो। जैसे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित था तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया। तो ऐसे जो पहले से जो विभिन्न पद वगैरह थे उसे समाप्त कर दी, पदवियां उपाधियां सब समाप्त कर दी। मतलब जो भी मौलिक अधिकारों के मार्ग में बाधा आएगा वो सारी विधियां क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब विधियों की बात करें तो विधियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की विधियां। कितने प्रकार की? विधि मतलब कानून 3 प्रकार के। एक है स्थायी, दूसरा है अस्थायी और तीसरा है प्रत्यायोजित। प्रत्यायोजित, स्थायी, अस्थायी और प्रत्यायोजित। प्रत्यायोजित। अब स्थायी विधियां कौन सी होती हैं? हाँ, जो बनाती। अब बाकी कहीं से खोद के लाते हैं क्या? नहीं, स्थायी विधियां वो हैं जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा पारित करके बनाती है, वो स्थायी विधि है ना, जो सरकार द्वारा बनाई जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई अधिनियम वो विधियां कहलाती है, स्थायी विधियां। जो भी कानून बनाती है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे, राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो ऐसी विधियां क्या कहलाती है? ऐसे कानून क्या कहलाती है? स्थायी विधियां। और अस्थायी क्या होती है? अध्यादेश। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जो 6 महीने के लिए होते, तो ये क्या है? अस्थायी विधियां। क्लियर हो गया? अस्थायी विधियां। फिर है प्रत्यायोजित। प्रत्यायोजित क्या होता है? ठेके पर कानून बना देना। जैसे कोई जो अधिकरण प्राधिकरण वगैरह होते हैं वो लोग कानून नियम वगैरह बना देते हैं। जैसे सरकार ने कोई अधिनियम बना दिया और उसके तहत अलग अलग विभाग ने अपने नियम बना लिए, तो वो उसमें लिखेंगे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, नियम, विनियम, नियम, विनियम आदि। नियम और विनियम में क्या अंतर है? नियम मतलब किसी भी चीज को प्रोत्साहित करने के लिए, विनियम मतलब उसे रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उसे विनियम कहते हैं। क्लियर हो गया एकदम? तो आज हमने पढ़ा 2-3 अवधारणाएं आज के वीडियो में पढ़ी। सबसे पहले तो हमने संविधान का भाग 1 पढ़ा, राज्य व क्षेत्र, संघ व उसका क्षेत्र। भाग 2 पढ़ा अपन ने नागरिकता, नागरिकता से संबंधित नियम, उससे संबंधित अधिनियम, संशोधन, वर्सेस नागरिकता 2004 वर्सेस नागरिकता अधिनियम 2006। फिर हमने पढ़ा मूल अधिकार क्या है, इसका क्या महत्व है, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, अनुच्छेद 12 और 13 में क्या प्रावधान है। अब जो मूल अधिकार हमारे 6 हैं
वो 6 के विषय में डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।